सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर 16 रुपये 80 पैसे, कोई भी यहाँ पर जो है प्राइस मूव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हम एक प्रिडिक्शन अगर करें भी तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल आई, बहुत सारी बातें जो है वो डिस्कस करनी पड़ेंगी BCG के ऊपर। और देखिए यहाँ पर ना भले ही आपको एक फ्लैट यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर ये नहीं है कि जो लोग कहते थे ना कि 4 रुपये 5 रुपये ये आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट आपके जो गेन्स हैं या फिर आपके जो रिटर्न्स हैं वो एक्चुअल में अभी आप होल्ड कर पा रहे हो, तो वॉलेटिलिटी बहुत लो है, इसका एक अपना ही फायदा है। और अभी अगर आप देखेंगे वॉल्यूम तो 54 लाख 76 लाख के यहाँ पर जो है वॉल्यूम है ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो कल के दिन अगर आप देखते तो 35 लाख का ही वॉल्यूम था। आज तब भी यहाँ पर जो है 54,76,000 शेयर्स में काम हो चुका है। अदरवाइज आप देखें टर्नओवर बिल्कुल गिर चुका है। इस हिसाब से नो इंटरेस्ट यहाँ पर जो है ना ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर मतलब दिखाई नहीं दे रहा, किसी का कोई इंटरेस्ट है नहीं इस प्राइस पर, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। स्टॉक एक रेंज में 20 दिन से एक रेंज में, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी भी मेरा यही है कहना कि कुछ तो यहाँ पर ऐसी न्यूज़ है, उस न्यूज़ से ही यहाँ पर जो है ना आपका प्राइस मूव स्टार्ट होगा। अदरवाइज ये बिल्कुल फ्लैट है। और 20 दिन कभी इसकी हिस्ट्री उठा के देखिए, 20 दिन कभी इतना शांत रहा नहीं है। आप ASM से ऑलरेडी बाहर हैं, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जो है सर्किट लिमिट चेंज हो सकता है। बहुत सारे लोग एग्री करते हैं, बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो आपको चाहिए क्या है सर्किट लिमिट चेंज होने के लिए? आपको चाहिए ASM से बाहर होना। सिंपल सी बात है। आप 20-30 दिन हो गए, 1 महीने से ज़्यादा शायद होने वाला है, आप ASM से बाहर है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में ना सर्किट चेंज हो ही जाते हैं फिर। और देखिए इस स्टॉक में ना मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा एक स्टॉक का। देखिए बहुत सारे लोग ना मतलब आज एक बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पर कहा ना कि भंगार स्टॉक्स कहा है, और भंगार कैप एक्चुअल में, जैसे कि स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है, इनकी तरफ से एक भंगार कैप है। इनका कहना है कि 4,000 शेयर्स आउट ऑफ 5,000, ये 4,000 शेयर ना भंगार है। तो मैं आपको एक एग्जांपल सेट करूंगा और यहाँ पे ना आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये भंगार नहीं है। मतलब भंगार बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऐसे स्टॉक जिनके फंडामेंटल नहीं है, जिसमें लोग फंसे हैं। क्या फंसे हैं? तेजी हो रही थी बट यहाँ पर फाइनेंशियल जो है ना उनकी जो नेट सेल है 12 करोड़ है, बट यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे स्टॉक्स पेन स्टॉक बन गए चलने के बाद। तो ये आप समझिए। और अभी ना आपको ये मान लेना चाहिए कि इस स्टॉक में ना मतलब एक बहुत बड़ा बेस बन रहा है, बहुत बड़ा बेस बन रहा है। और ये बेस ना आप लेवल ध्यान रखिए, लेवल है 16 रुपये 40 पैसे से 12 रुपये 75 पैसे, जो कि लोएस्ट लेवल अभी है। ये एक ऐसी रेंज है, ये एक ऐसी सपोर्टिंग रेंज है जो कि ये बहुत फॉलो कर रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप। तो इस पर ध्यान देना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। देखिए ब्रैडकॉम ग्रुप ना कोई एक दिन का खेल नहीं है। यहां पर तो आपका सीधी सी बात है कि रिस्क है और रिस्क आपको मैनेज करना पड़ेगा, और आपके ऊपर है कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं या नहीं देते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन जो भी देता है उसको लंबा टाइम यहां पर जो है ना एक बिताना होगा कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ, और उसमें जो है क्या वॉलेटिलिटी होगी वो तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। सिंपल सी बात है। और अभी भी स्टिल यहां पर जो वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, अभी भी यार देखो इंडस्ट्री भी कहां पहुंच गया है। IT का इंडस्ट्री भी 27.77, 27.77, हमने 35 का इंडस्ट्री पी देखा। जैसे ये इन्फी और ये विप्रो, ये TCS, ये सब रिकवर करने स्टार्ट होंगे, आप देखेंगे कि ये इंडस्ट्री पी जो है ना वो हायर साइड जाने लगा। और ये सब चल क्यों रहे? मिड कैप में तेजी है, अच्छे खासे स्टॉक है, बट कहां है वैल्यूएशन? सब तो महंगे हैं, ज्यादातर स्टॉक्स को महंगा रखा गया है। ये आम निवेशकों की बात नहीं है कि महंगा कर दे, पीछे बहुत सारे यहां पर जो लोग हैं जो कि महंगा करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। अब आगे क्या होगा पता नहीं, बट हम ऑलरेडी सस्ते हैं। सिंपल सी बात है। 2.40 का P रेशियो है, बहुत ही मामूली, सीधा साधा, बहुत ही छोटा, बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक यहां पर जो है ना आप कह सकते हैं। बहुत सारे लोग को हंसी आ रही हो कि ये यार फिर से अंडर वैल्यूड लेके आया, लेकिन एक्चुअल में अगर आप सारी न्यूज़ को साइड कर दो ना, अगर सारी दिक्कतों को साइड कर दो, तो आप इसे क्या ही कहोगे?
आप इसे लेना चाहेंगे, पोर्टफोलियो में जगह देना चाहेंगे, आप कहेंगे कि यार मैं लेकर रख लेता हूँ, चलेगा तो ठीक है, चलेगा तो बहुत अच्छा रिटर्न देगा क्योंकि 2 का पी पर है, सब कुछ तो बेहतरीन है, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी निकल रहा है, ईपीएस भी अच्छा है, हर जगह ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो मैं इसके थोड़े से शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रख लेता हूँ। ये हर एक रिटेल इन्वेस्टर की एक सोच जो है वो यहाँ पर रहेगी, सिंपल सी बात है। बाकी का अगर आप देखें तो वैल्यू मैं मानता हूं, चलो मैं 10 का पी ले लेता हूं जो कि सबसे मामूली है। आपको आईटी के अंदर ये पी रेशियोज नहीं मिलेंगे, बहुत कम स्टॉक्स हैं, 10 का पी है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 का ऑलमोस्ट आपका जो स्टॉक का भाव निकलता है 70.10 रुपीज़। आप बताइए, स्टिल आप अंडर वैल्यूड कहलाएंगे क्योंकि आपको 10 का पी है। जैसे ही यहाँ पर एक तेजी आएगी ना, जैसे ही एक तेजी आती है सब खींचे चले आते हैं, बात ये है, जैसी तेजी आती है सब खींचे चले आते हैं। बट वही होता है कि रिवॉर्ड उसे ही मिलता है जो ठहराव में खरीदता है, जो रिस्क में खरीदता है। जैसे कि सुजलॉन के शेयर होल्डर्स को देख लीजिए, जिन्होंने ठहराव में खरीदा, जिन्होंने रिस्क में खरीदा, वो अब नए जो शेयर होल्डर्स आएंगे 40 पर या 35 पर, वो इंजॉय नहीं कर पाए, वो डर में रहेंगे कहीं गिर तो नहीं जाएगा, इतना चल गया। तो वो एक बात है। बाकी 20 का पी तो सबसे बेहतरीन है, तब भी आप 27 के अगेंस्ट हैं यहाँ पर जो है ना, काफ़ी ठीक है। और बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो 20 का पी होल्ड कर रहे हैं, सो दैट आपका ना 140 रुपये की वैल्यू बनती है। स्टॉक काम कर रहा है आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर 24 नहीं बल्कि यहाँ पर आपका 16 रुपये है, 24 रुपये हो जाए ये स्टॉक, और यहाँ पर 16 रुपये 80-85 में वर्क कर रहा है। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या है ये। इवन आपकी जो बुक वैल्यू है वो अगर आप देखें 36 रुपये 28 पैसे, तो खोने को मतलब क्या है इसके अंदर वो आप समझ सकते हैं। बट जो रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उस रिवॉर्ड को खाने के लिए ना अपने रिस्क को बस मैनेज कर लो कि मैं बस इतना ही रिस्क ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना। ये मार्केट है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, हर एक की अपनी स्ट्रेटजी है, सब कुछ करते हैं। 36.28 का यहाँ पर जो है ना आपकी बुक वैल्यू, आप काम कर रहे हो 16 रुपये 85 पैसे पर, क्या यार यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल की बात करें। तो अभी अगर आप देखेंगे ना तो ये SRF लिमिटेड है। कभी SRF 1 जनवरी 1999 को लिस्ट हुआ था 2 रुपये 6 पैसे, और लमसम 14 साल तक ये स्टॉक 10 गुना का रिटर्न दिया था 14 साल में। मतलब अगर आप देखेंगे 14 ईयर्स, और इंडिया की ग्रोथ जर्नी तो आपको पता ही है कि 14 ईयर में कितना पहुंचा हुआ। तब जाकर ये 2 रुपये 6 पैसे से ये उठकर भैया पहुंच पाया 26 रुपये के आसपास, और 2014 में इसने रैली लगाना स्टार्ट करी। अभी तो 2354 पर है। 1,14,171.84% का रिटर्न है ऑल टाइम। सो दैट जब ये 2 रुपये पर होगा ना तो लोग इसे ऐसे ही कह रहे हों कि ये कंपनी ना शुरुआती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो अभी तक जो निवेशक बने हैं, बिग जो निवेशक बने हैं, उनका एक टाइम पीरियड ना बहुत अच्छा रहा है। जब कंपनियां स्टार्ट हुई ना और जब लिस्ट हुई तो बहुत सस्ते भाव पर लिस्ट हुई, बहुत ही सस्ते भाव पर। अब जैसे आप हैं और आपको SRF अगर 2 रुपये में मिल जाती है और आप इन्वेस्टर हैं, आप एंट्री करते हैं मार्केट के अंदर, चलो 2005 में आ जाते, चलो ठीक है मान लेते हैं, आपको SRF जो है ना वो 2 रुपये 5 रुपये के आसपास मिल गया। आपने चलो ठीक है आपने रख लिया भाई 1000 से, मैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी बता रहा हूँ, 1000 से 10,000 या 20,000 SRF रख लिया आपने, ठीक है ना, कितने की हुए 20,000 रुपये के, राइट, 20,000 रुपये, ठीक है। आज के टाइम में वो वैल्यू आपकी 20,000 शेयर्स की क्या होती जब आपने यहाँ पर 40,000 रुपये लगाए होंगे SRF के अंदर उस वक्त। यार चलो मैं मानता हूँ कि 50,000 लगा दिए, ठीक है ना, 50,000 लगा दिए आपने, 5 के भाव पे खरीदे होंगे 2005 में, क्या वैल्यू होगी उस 10,000 शेयर्स की इस वक्त। तो ऐसे निवेशक बने हैं भाई साहब। अब कंपनियां आ चुकी हैं, कंपनियां वेल स्टेबल्ड है, ये आप ये समझिए। और बहुत सारा मतलब रेवेन्यू है, तो उनका जो मार्केट कैप है वो कोई छोटा मोटा तो मिल नहीं रहा। उस वक्त SRF का भी कुछ यही हाल होगा। बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट होंगे, बहुत सारे लोग इसके पर पॉजिटिव होंगे, बहुत सारे लोग पुलिस होंगे भैया, सिंपल सी बात है। तो वही ना, सबका एक अलग अलग मानना है। बट ये भी कभी ऐसे ही स्टॉक्स थे, और अगर उस वक्त भी टाटा और इन्फी और इस पर ही ध्यान रहता तो कोई शायद SRF से पैसा नहीं बनाता। तो वो एक आप स्टोरी समझिए कि ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स खराब है, उनमें से चुनकर निकालना पड़ता है। कुछ दिक्कतों में होंगे, हो सकता है SRF उस वक्त दिक्कत में होगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी रही होंगी, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। हर कंपनी का कुछ ना कुछ रहा है कभी ना कभी।
लेकिन स्टिल मार्केट बहुत बड़ी चिड़िया है और उसको ना पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल है। और मार्केट की थियरी इतनी सारी है, इतनी स्टोरीज हैं कि आपका टाइम ना निकल जाएगा उसमें सर्च करते करते, लेकिन स्टोरीज कम नहीं पड़ेंगी। बड़े बड़े इसमें इन्वेस्टर्स की ना उतार चढ़ाव की स्टोरी, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं। वो बताते हैं तो आप सुनेंगे तो आप समझेंगे। वॉल स्ट्रीट की अगर आप स्टोरी उठा के देख लेंगे तब तो भाई आप कहेंगे, सिर पकड़ लेंगे कि अरे भैया यार ये क्या चल रहा था यूएस के अंदर, कैसे कैसे दिन देखे निवेशकों ने। तो वो यहाँ पर है ना, वो रहेगा। बाकी आप देखते हैं 20 दिन 20 डेज स्टिल जो हमने बात करी थी पिछली बार, उसके बाद हमने बात नहीं करी। मैंने आपसे कहा था बी कॉशियस, क्योंकि ये जो लेवल था क्लोजिंग हो गई थी 16 रुपये 55 पैसे के आसपास, लग रहा था 16 रुपये 45 पैसे टूट जाएगा। क्या हुआ? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 16 रुपये 45 पैसे को लक्ष्मण रेखा मान करना ये स्टॉक अभी तक, और 20 दिन हो गए हैं 20 डेज, ये 16 रुपये 45 पैसे के ऊपर है। कोशिश भी करी थी इसने 17 रुपये 40 पैसे जाने की, बट वही बात है ना, 50 डेमा के ऊपर टिक नहीं पाया। अब क्या कोई बहुत बड़ी बिकवाली आ रही है? कहाँ दिखाई दे रहा है यार? वॉल्यूम्स हमारे सामने, कोई बड़ी बिकवाली दिखाई नहीं दे रही। बट कहीं ना कहीं ना आप इससे आप समझ लो कि बेस तो बना रहा है, सपोर्ट भी अच्छे खासे ले रहा है, लेकिन ये ठहराव जो 20 दिन से चल रहा है ना, कोई तो रीजन होगा, किसी चीज का तो वेट कर रहा है। मुझे भी नहीं पता क्या वो सर्किट लिमिट है, मुझे लगता है सर्किट लिमिट है, सर्किट लिमिट के लिए ही वेट हो रहा है। और ये ना सबके लिए इंटरेस्ट भरा रहता है सर्किट लिमिट, चाहे निवेशक हो चाहे आपका यहाँ पर जो है ट्रेडर हो। निवेशक को सीधा सीधा बेनिफिट मिलता है यहाँ पर, आपकी रिकवरी फास्ट होती है। बस सर्किट टू सर्किट ना चले, बस यहाँ पर यही है, 7% चल जाए 5% चल जाए, ये अच्छा लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज सर्किट हट भी सकता है। तो वो यहाँ पर ना ये है। फिलहाल आपके सामने 20 दिन से ये स्टॉक एक रेंज में काम कर रहा है, बहुत ही छोटा सीमित दायरा, वॉल्यूम्स गिर चुके हैं, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहा है, लेकिन वेट कर रहा है, बेस बना रहा है। इससे आप समझ सकते हैं, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यस बेस बना रहा है। हमारे पास एक सपोर्टिंग रेंज है जो कि आपने शुरुआत में देखी ली, 12.75 से 16.45 ये एक अच्छी खासी रेंज हमें समझ में आ रही है कि ये बाइंग रेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या इतना कंसोलिडेशन के बाद, इसे कंसोलिडेशन ही कहेंगे भाई साहब, इतना बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, 20 दिन हो गए कंसोलिडेट होते होते, क्या होने वाला है? क्या ये हायर साइड जाएगा या लोअर साइड? और अगर हायर साइड मुड़ता है तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न कहीं ना कहीं बन सकते हैं। 20 तो छोड़िए, 20 रुपये अगर पार कर दिया ये 21 रुपये, तो फिर 26 27 ये कहीं ना कहीं लगते हैं, 24 25 के आसपास ये स्टॉक कहीं ना कहीं जाने की कोशिश भी करेगा, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है। बाकी अगर एक डाउन साइड होनी है तो वो क्या होनी है ये पता नहीं है, लेकिन उसका कोई रीज़न इस वक्त लग नहीं रहा। ऑलरेडी 90% स्टॉक क्रैश कर ही चुका है। कितना और लोग है भैया इस स्टॉक से? अभी तो हाल फिलहाल में सब ठीक ही है। सो उम्मीद है आप इस बात से बहुत कुछ समझे होंगे। SRF एग्जाम्पल ना, आप बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत दिक्कतों में थे, सर्वाइवल प्रॉब्लम, बाहर निकल के आए, कंपनियां 10-10 गुना हो गई, तो उससे आप समझ सकते हैं। तो वो बहुत एग्जाम्पल्स है। ऐसा नहीं है कि ब्रैडकॉम ग्रुप बहुत अच्छा है, नहीं, स्टिल अभी भी ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न आपके हाथ में दे ही रहा है। अब वो एक अलग बात है कि किसी ने 90 पर खरीद रखा है, किसी का 80 का बाई है, तो वो उसको बहुत दिक्कत है, लेकिन जिन्होंने शुरुआत दौर में खरीदा उनका तो भाई अभी भी बन रहा है। तो वो एक स्टिल है। और ओल्ड इन्वेस्टर्स अभी भी भरोसा कहीं ना कहीं टिका हुआ है ओल्ड इन्वेस्टर्स का। नए इन्वेस्टर रिस्क आप मैनेज करिए बस। बाकी जो ओल्ड इन्वेस्टर ने हायर साइड खरीदा है वो अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको एवरेज करना ठीक लगता है तो आप देखिए, बाकी ब्रोकर से पूछिए। बाकी रिस्क तो है इस स्टॉक के अंदर, बट रिस्क मैनेज करना आपके हाथ में है। उतना ही रिस्क लो जितना कि आपके ऊपर कोई दबाव ना आए। मैं फिर भी कह रहा हूँ। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपके क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट से समझेंगे। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।